ऑप्टिक्स जो है दैट इज स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बिहेवियर के बारे में, लाइट का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इंटरेक्शन से लाइट किस तरह से मैटर से लाइट किस तरह से इंटरेक्ट करती है, और डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है और वो क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ जहां आप पढ़ते हैं वो ऑप्टिक्स कहलाता है। सो ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies the behavior, properties, optical instruments, interaction with matter, etc. of light. ऑप्टिक्स जो है वो जनरली जो है विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तीनों तरह की लाइट को एक्सप्लेन करती है, उनके बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करती है। पर चूंकि हम फिलहाल विजिबल लाइट तक ही सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको विजिबल लाइट के बारे में क्या कुछ है वो पढ़ना है। अब आ जाइए, जो ऑप्टिक्स है वो 3 पार्ट्स उसके किए गए हैं। ऑप्टिक्स 3 तरह के स्टडीज ऑप्टिक्स में इंक्लूडेड हैं। पहली तो वो स्टडी है जो लाइट को रे मानती है, या जो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट को मानती है, या इस तरह की चीजें जो मानती है, ये आपकी कहलाती है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरी वो ऑप्टिक्स है जिसमें वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया है, ये आपकी कहलाती है फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। तीसरा लाइट का वो पार्ट है जो लाइट के उस नेचर को मानती है जिसमें लाइट को बंडल ऑफ पार्टिकल्स माना गया है, फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट जहां पर है वो उसको मानती है, ये आपकी कहलाती है क्वांटम ऑप्टिक्स या पार्टिकल ऑप्टिक्स। तो अब आपको फिलहाल वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं पढ़ना है, आपको जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जानी जाती है, और ऐसे एक मॉडल को कंसिडर करती है जिसमें लाइट जो है वो रे के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये द मॉडल ऑफ ऑप्टिक्स विच डिस्क्राइब्स लाइट प्रोपेगेशन in terms of rays is known as geometrical optics. Geometrical optics के अंदर 3 बेसिक लॉज हैं। पहली लॉ है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। दूसरा ये कंसेप्ट है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और तीसरा कंसेप्ट ये है कि लाइट जो है कुछ फिनोमिना शो करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इस तरह के कुछ फिनोमिनास लाइट जो है वो शो करती है। तो ये सारा कुछ मिला के हमारे 3 बेसिक लॉज हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कंसिडर होंगे। अब हम यहाँ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेके हम आज का स्टडी शुरू कर रहे हैं। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद 1-2 छोटे छोटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं जो अलग अलग आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। पहले हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर किसी सतह से टकरा के लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, तो ये कहलाती है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन जनरल इसकी डेफिनेशन यही है, लेकिन खाली अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ मिरर से या जो चमकीले बर्तन है उनसे रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के सरफेस से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है अगर लाइट उसके अंदर से ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट के लिए कोई भी मीडियम या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब वो उसमें से जा सकती है, या वो ओपेक हो सकता है जिसमें से नहीं जा सकती है। जिसमें से नहीं जा सकती है वो उस ओपेक मीडियम के सरफेस से अगर लाइट बाउंस बैक होती है तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। प्लेन मिरर जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। प्लेन मिरर में जब लाइट रे जाती है, किसी ऑब्जेक्ट से जाती है, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर आती है तो उस ऑब्जेक्ट का एक अपीयरेंस वहां पर प्रोड्यूस करती है। इस अपीयरेंस को हम इमेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए
तो आपको प्लेन मिरर में अपनी शक्ल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो आपसे चलती हुई जो रेज हैं, आपसे टकरा के जाती हुई जो भी रेज हैं, वो जब प्लेन मिरर से टकरा के वापस आती हैं तो वो आपका एक अपीयरेंस वहां पर प्रोड्यूस करती है जो आपको वहां दिखाई देता है। ये इमेज कहलाता है। इमेज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और इसे एक्सपैंड कर देती हूँ चीजों को। इमेज क्या होती है? अगर कोई भी एक पॉइंट से चलती हुई लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, तो जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट का इमेज होता है। क्या मतलब हुआ? इफ लाइट रेज traveling from an object or traveling from a point meet or appear to meet after reflection or refraction on any other point, then the second point is image of first point. अगर ये वास्तव में मिलती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये आपकी जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। लेकिन अगर वो सिर्फ मिलती हुई महसूस होती है तो ये आपकी वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर है या आपके जो स्फेरिकल मिरर्स हैं जिसमें कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर हैं, ये सब आपके कोई ना कोई इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन लेंसेज से भी होता है। आपका कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कनकेव लेंस है, इस तरह के बहुत सारे लेंसेज हैं जिनसे इमेज फॉर्मेशन होता है। मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, जबकि लेंसेज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपके रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा आपने प्रिज्म के बारे में भी सुना होगा। प्रिज्म में से जब लाइट रे पास होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अपने कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये आपका फिनोमिना डिस्पर्शन कहलाता है। हालांकि इसको आपको बहुत ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है, पर ये डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, या इस तरह की जो पर वो है डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन कैमरा में भी होता है। इमेज फॉर्मेशन जो आपका प्रोजेक्टर होता है उसमें भी होता है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। किसी में रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट फॉलो होता है, किसी में रिफ्रैक्शन का होता है। तो हम पहले रिफ्लेक्शन को ही पढ़ रहे हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको मैंने रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, देखिए। ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है, ये जिस पॉइंट पे गिरेगी ये पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप सरफेस के ऊपर, ये मिरर की सरफेस है, इसके ऊपर अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी तो ये कहलाती है नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिरती है वहां से वो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाती है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाता है। और फिर अगर ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो ये सेम एंगल बनाते हुए आती है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहलाता है। इसके बेस पे कुछ लॉज आपको यहाँ दिखाई देंगी। पहली जो दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन की, फर्स्ट लॉ कहती है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरी लॉ कहती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरे फिनोमिना पे आ जाइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। द चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट रे व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। या दूसरा आपको जो सामने लिखा है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ while passing from one medium to another is called refraction. रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल आपने मिराज, मृग तृष्णा सुना होगा। कहीं आप अगर गर्मी के दिनों में कभी कहीं जाते हैं तो आपको सड़क पे बीच बीच में लगता है कि वहां पानी है, जब लेकिन वहां तक जाओ तो वहां पानी नहीं होता। ये रिफ्रैक्शन है, क्योंकि वहां से हवा गर्म होकर थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है। एयर डेंसिटी जमीन पे कुछ और होती है, जमीन के नियरर
पॉइंट पे कुछ और होती है, थोड़ा ऊपर चलते जाओ तो वो चेंज होती चली जाती है। तो ये चेंज इन डेंसिटी की वजह से आपको कुछ का कुछ दिखाई देता है, रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं, ये आपका मिराज कहलाता है। अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, तो शीशे के ग्लास में या बीकर में पानी ले लीजिए और उसमें आप पेंसिल डाल लीजिए, तो वो आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो बनता कुछ और साइज का है और दिखता आपको कुछ और साइज का है, कभी कहीं दिखता है, कभी कहीं दिखता है, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब रिफ्रैक्शन में दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप दो ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रहे हैं तो पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम रेयर हो और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर हो। मतलब डेंसिटी जो फर्स्ट मीडियम की है वो कम है और सेकंड मीडियम की ज्यादा है। जिसकी कम है वो रेयर मीडियम कहलाता है, जिसकी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम कहलाता है। तो जब भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, और एंगल आई जो है वो एंगल आर से बड़ा होता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है। तो इंसिडेंट रे जो है आई एंगल पे गिर रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई। अदरवाइज अगर ये सीधी आती तो ये इस तरह से आती हुई आपको दिखती, लेकिन ये सीधी नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा झुक गई टुवर्ड्स नॉर्मल। ये होता है फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो वहां से किसी रेयर मीडियम पे गिरती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है। अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को आई मान लें और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको आर मान लें, तो आई जो है वो लेस देन आर होता है। ये केस है दूसरा, जिसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो एंगल आई इंसिडेंट एंगल छोटा होता है और एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आपको मैंने इन दोनों को कंबाइन करके दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए, जो व्हाइट रे आपको दिख रही है वो रे जब किसी ग्लास स्लैब पे पड़ती है तो वो थोड़ी थोड़ी मीडियम की तरफ, आपके नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब ये बाहर निकलती है तो वापस ये उससे दूर भागती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, ये लगभग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है। मतलब ये एमर्जेंट एंगल वैसे तो कहलाता है, एंगल आई जो है वो एमर्जेंट एंगल के लगभग बराबर होता है। यहाँ से हम आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं। पहली लॉ कहती है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होते हैं तीनों, जो इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी, और जो आपका नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो भी, ये सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी लॉ ये कहती है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for a given pair of medium and is denoted by mu. इस mu को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन आई होता है और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो दो फिक्स मीडियम्स के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसके साथ ही वो हमेशा उन मीडियम्स के लिए कांस्टेंट रहता है। अगर आप मीडियम को उल्टा कर देंगे तो जो म्यू है उसकी वैल्यू 1 अपॉन म्यू हो जाएगी। यानी कि अगर पहला मीडियम एयर था, दूसरा ग्लास था, तो हम म्यू को लिखने के लिए ए म्यू जी इस तरह से लिख सकते हैं, ए म्यू जी। और अगर ए म्यू जी साइन आई अपॉन साइन आर है, तो अगर हम जी म्यू ए निकालें तो दिस विल बी इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। या दूसरी तरह से हम ये लिख सकते हैं साइन आई, या दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि ए, इसको ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं ए म्यू जी। एयर से ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए, जो ग्लास से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके बराबर होता है। यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की भी कोशिश कर देते हैं। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन स्पेस टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम is called a refractive index for that medium.
इसको म्यू से डिनोट करते हैं। अगर लाइट की वेलोसिटी स्पेस में c है और किसी मीडियम में उसकी वेलोसिटी v है, तो म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v हो जाता है। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लेंसेज के लिए यूज होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंस से u डिस्टेंस पे रखा है और उसकी इमेज v डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों दूरियां लेते हैं और फोकल लेंथ उस लेंथ की f है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पर इसका एक फिगर छोटा सा बना के दिखाने की कोशिश कर देती हूँ। मान लीजिए ये एक लेंस है, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है लाइक दिस। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये u होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का ये आपका v होता है, और ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस आपका f होता है। अगर ये ऐसी स्थिति है तो 1/f जो है वो होता है 1/v माइनस 1/u के बराबर। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन और, पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1/f जो है दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को p से डिनोट किया जाता है और ये 1/f के बराबर होता है। जो SI यूनिट है पावर की वो डायोप्टर होती है, यानी कि अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में लिखें तो जो पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट है या पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट आएगी दैट इज डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। अब आ जाइए माइक्रोस्कोप क्या होता है। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो पास की छोटी चीजों को बड़ा करके क्लियरली दिखाता है एज कंपेयर टू नेकेड आई। आपकी खुली आंखों से वो जितनी बड़ी और जैसी दिख रही है उसके कंपैरिजन में उसको बड़ा करके और उसको क्लियरली दिखाता हो, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक आपका कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस होता है और इसको आपने कई बार जो जौहरी लोग हैं या जो घड़ी साज होते हैं उनके पास देखा होगा। एक सिंगल लेंस होता है जिसमें हैंडल लगा होता है और उस लेंस को ऊपर नीचे करके वो देख सकते हैं किसी भी चीज को बड़ा करते हुए और क्लैरिफाई करते हुए। ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये आपने लैबोरेटरीज में देखा होगा, मोस्टली बायोलॉजिकल लैब में। बायोलॉजी लैब जो आपकी है या इससे रिलेटेड जो लैब्स हैं उनमें होता है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपके प्याज के छिलकों को देखने के लिए आपको काम में लाया होगा आपने, उसकी झिल्ली निकाल के, या स्लाइड्स होती हैं छोटी छोटी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनको देखने के लिए, इनको एनलार्ज करके देखने के काम आता है। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली पास की छोटी चीजों को बड़ा करके और क्लियर करके दिखाने के काम आता है। ये मैंने कुछ माइक्रोस्कोप्स आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये जो आपका सबसे पहले नंबर पे है ये आपके दो लेंसेस का यूज कर रहा है, एक लेंस यहाँ है और दूसरा लेंस यहाँ है। ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये सेकंड नंबर पे जो आपको दिख रहा है इसमें भी आपको, इसमें सिंगल लेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ दूसरा लेंस नहीं दिख रहा है। ये नीचे जो है ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लेंस है, ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है या सिंपल माइक्रोस्कोप है जो इस तरह से होता है। ये सिर्फ अरेंजमेंट ऐसे बना दिया गया है कि आपको ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये जो है यही सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप्स के यूज पूछे जाएंगे। पहला यूज देखिए, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, इन सबको देखने और इनके बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए।
फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो क्रिमिनल साइट होता है वहां पे जो डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं उनको देखने और एनालाइज करने के लिए। ज्वेलर्स जो हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो उनके पीस ऑफ वर्क होते हैं, जैसे कि चाहे गोल्ड पे कर रहे हो या किसी पत्थर के ऊपर वो कुछ काम कर रहे हो, कार्विंग कर रहे हो, उनको देखने के लिए या उनको या कभी-कभी टेस्ट करने के लिए भी ये माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो मट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए, सॉइल के टेस्टिंग के लिए या पानी के सैंपल्स जो हैं उनमें पॉल्यूटेंट्स का प्रेजेंस चेक करने के लिए आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। जियोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होते हैं उनको जहां जहां मिलते हैं उनके कंपोजिशंस को चेक करने के लिए या जो जीवाश्म उनको मिलते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आपने स्कूल्स की डिफरेंट लैबोरेटरीज में अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप देखे हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पे माइक्रोस्कोप का यूज होता है। लेट अस नाउ कम टू अनदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको भी कहा जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूर की चीजों को पास लाके क्लियरली दिखाने का काम करता है। अब दूर की चीज में मान लीजिए मंगल ग्रह है, वो मंगल ग्रह छोटा तो नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, और जब उसकी इमेज आपको दिखाई देगी तो वो भी छोटी नहीं होगी और बहुत बड़ी भी नहीं होगी, इतनी होगी कि आपकी आंख से वो साफ दिखाई दे। तो जो टेलीस्कोप है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को एनलार्ज नहीं करता है, वो इमेज क्लियर और साफ सुथरी इमेज पास लाके आपके आंखों के रेटिना पे या इतने डिस्टेंस पे कि आपको क्लियरली दिखाई दे, ये बनाता है, ये कहलाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो माइक्रोस्कोप है वो पास की चीज को दिखाता है और टेलीस्कोप दूर की चीज को दिखाता है। दूसरा डिफरेंस, जो माइक्रोस्कोप है वो छोटी चीज को एनलार्ज करके दिखाता है, उसकी एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। टेलीस्कोप बड़ी चीज की छोटी इमेज बनाता है लेकिन क्लियर इमेज बनाता है। और भी डिफरेंसेस हैं बट ये दो मेजर डिफरेंस हैं। जो आपके टेलीस्कोप्स हैं वो उसमें तीन तरह के टेलीस्कोप्स हैं जो ज्यादा यूज होते रहे हैं। पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और तीसरा गैलीलियो टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तीनों में कंपैरेटिवली सबसे छोटा है और ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स देखने के काम आता है। चांद, सितारे, ग्रह, ये सब आसमान में जो चीजें उनको देखने के काम आता है। इनमें दो लेंसेज होते हैं और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो चीजों की उल्टी इमेज आपके आंखों पे बनाता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर एक उसको रिफाइनमेंट करके बनाया गया था। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उल्टी इमेज बनाता है तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ऐसा बनाया गया कि अगर जमीन पे हमें पेड़ देखना है और उसकी इमेज उल्टी दिख रही है तो वो ठीक नहीं है, इसलिए उसमें एक लेंस एक्स्ट्रा डाला गया और इस तरह से बना दिया गया कि आपको सीधी इमेज दिखाई दे। तो अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और इसमें तीन लेंसेज का यूज होता है। तीसरा गैलीलियो टेलीस्कोप विच इज मॉडिफिकेशन ओवर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उसी को मॉडिफाई किया गया है, उसमें से लेंस एक कम कर दिया गया है लेकिन लेंस का टाइप चेंज कर दिया गया है। तो गैलीलियो टेलीस्कोप भी सीधी इमेज बनाता है और इसमें दो ही लेंसेज का यूज होता है। ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के टेलीस्कोप्स यहाँ बना के दिखाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि टेलीस्कोप होता कैसा है। ये पहला वाला जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, दो लेंसेज हैं, एक ये और दूसरा इधर। ये आपका गैलीलियो टेलीस्कोप है, इसमें भी दो लेंसेज यहाँ दिख रहे हैं और एक लेंसेज यहाँ बीच में होता है। ये आपका गैलीलियो, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ये गैलीलियो टेलीस्कोप है, इसमें भी दो ही लेंस है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये आपको सिर्फ मैंने फिगर इसलिए ऐड कर दिया था कि आपको पता लग जाए कि टेलीस्कोप देखने में कैसा होता है। इसके बारे में ना तो आपको पिक्चर बनानी है ना इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करना है, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसकी 4 एप्लीकेशंस याद रखनी है। ये भी मैंने इनके नाम लिख दिए हैं कि आपको पता लग जाए कि अलग अलग रीजन में भी कुछ टेलीस्कोप्स वर्क करते हैं। वो जो 3 टेलीस्कोप मैंने आपको दिखाए थे ये वो टेलीस्कोप हैं जो कि हमारी जो दिखाई देने वाली रेंज है उसमें वर्क कर रहे हैं। ये 2 रेंज जो इंफ्रारेड में या अल्ट्रावायलेट में जो वर्क करते हैं, ये कुछ CGRO टेलीस्कोप है या आपका ये चंद्रा टेलीस्कोप है
ये आपके शॉर्ट वेव्स के लिए यूज होते हैं, गामा रेज और एक्स रेज के लिए। हबल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो विजिबल रीजन को भी पिक्चराइज करता है और अल्ट्रावायलेट को भी करता है, इंफ्रारेड को भी करता है। स्पिट्जर ऐसा है, और रेडियो वेव्स को देखने वाला, ये ऐसे अलग अलग तरह के टेलीस्कोप्स हैं। सिर्फ आपको नाम पता लग जाए इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया है, आपके सिलेबस में ये नहीं है। टेलीस्कोप्स के यूज देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं टेलीस्कोप के यूज से एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। सो एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड टेलीस्कोप टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, टेलीस्कोप्स को आप लैबोरेटरीज में यूज कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो बायोलॉजी लैब में आप बायोलॉजी लैब में तो रेयरली यूज होता है, फिजिक्स लैब में सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको किसी लिक्विड का लेवल टेस्ट करना हो, दूर से ही चेक करना हो, या आपको कोई दूर के ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी हो, इन सब के लिए टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रोमेट्री में टेलीस्कोप का यूज किया जाता है लाइट की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए, या कभी कभार जो है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस देखने के लिए भी। जो टेलीस्कोप्स हैं उनको स्पाई ग्लासेस में भी यूज किया जाता है, जो लॉन्ग फोकस कैमरा होते हैं उनमें इनका यूज होता है, उन जो कैमरा लेंसेज होते हैं उसमें। और भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो टेलीस्कोप गाइडेड गन का यूज करते हैं। अगर दूर कोई उनका जो शिकार है उनका दूर खड़ा है और उसको उन्हें मारना है, तो टेलीस्कोप गाइडेड उनके पास एक बंदूक होती है जिसका यूज करके वो अपना शिकार कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं टेलीस्कोप के। और अब इसका लास्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे, इसको पहले मैं आपको बना के बताती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली जाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ये और दूर चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर इस एंगल पे पड़े तो ये 90 डिग्री पे चली जाएगी। अगर इससे भी ज्यादा बड़ा एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल इससे भी ज्यादा हो तो ये वापस इसी मीडियम में लौट आएगी। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है एट एन एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर कोई लाइट रे जो कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती हो तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाती है, ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। ये पहला वाला केस है, डेंसर मीडियम ये वाला है, ये रेयर मीडियम है, ये पड़ती है तो ये नॉर्मल से दूर चली गई, ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन है। इस केस में क्या हुआ, ये क्रिटिकल एंगल पे पड़ती है और ये 90 डिग्री पे यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है, जिसको कि C से लिखा जाता है। और तीसरे केस में C से ज्यादा एंगल पे गिर रही है तो ये वापस इसी मीडियम में आ रही है, ये आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर लिया हुआ है जिसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश की है। इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये पतले पतले थिन धागे जैसे बने होते हैं, जिसमें बीच के हिस्से में ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है और इसके किनारे वाले हिस्से में थोड़ा सा डेंसर मीडियम होता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये दोनों डेंसर मीडियम है, ये क्लैडिंग कहलाता है। और ये बीच वाला हिस्सा जो है ये ये जो बाहर वाला है ये रेयर मीडियम है, ये आपका कहलाता है क्लैडिंग। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, ये आपका कोर कहलाता है। और ये चूंकि बहुत ही पतला होता है तो इसमें जो भी रे गिरती है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती है। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती है तो अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद ये दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच the angle of refraction is 90 degree when light ray passes from denser to rear medium is called critical angle. critical angle को IC या थीटा C से डिनोट किया जाता है और
ये आप यहाँ पर नीचे बना के दिखाया हुआ है कि अगर ये थीटा सी है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये 90 डिग्री होगा। दो एसेंशियल कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफाइन TIR क्रिटिकल एंगल एंड राइट कंडीशंस फॉर TIR। ये 4 नंबर का क्वेश्चन एक साथ चारों चीजें पूछती हैं। तो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आप डेफिनेशन दीजिए, फिर आपका जो क्रिटिकल एंगल है उसका डेफिनेशन दीजिए, और फिर ये कंडीशंस क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो एसेंशियल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि लाइट को जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। पानी से हवा में आ जाए, या थिक ग्लास से थिन ग्लास, मतलब थिक डेंसिटी वाले ग्लास से थिन डेंसिटी वाले ग्लास में आ जाए, या कोई और मीडियम हो, लेकिन मीडियम दोनों और लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में ट्रेवल करना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल है उस पेयर ऑफ ग्लास के लिए या उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे खत्म होता है आपका ये ऑप्टिक्स का चैप्टर। छोटे छोटे 4-5 आपको जो है वो इकट्ठे करके यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए थे। 4-5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको अलग अलग पढ़ लेना है और इनको याद रखना है।